नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो यूटेट्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो यूटेट में अगर हम बात करें पेपर 2 की सेकंड की, ठीक है, तो इसमें आपका पास साइंस आ जाती है। जैसे अगर मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वालों के पास क्या आ जाती है, साइंस आती है। ठीक है, तो साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो यूटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं साइंस कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैं वो करवाते रहूँगा। ठीक है, और यूटेट फर्स्ट और सेकंड में अगर मैथ्स की बात करें तो उसमें भी हम मैथ्स का भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, तो उसकी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी जल्दी से। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका आज फूड का है, ठीक है, भोजन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बात अगर भोजन की कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भोजन से क्या होता है कि जैसे कोई भी जीव है या हम लोग हैं, मानव हैं, ठीक है, कोई भी सजीव है अगर, तो वो क्या करता है, मतलब काम करने के लिए या अगर कोई कार्य करना चाह रहा है, ठीक है, कोई काम करना चाह रहा है या जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए उसे कहीं ना कहीं क्या होती है, मतलब इन सभी के लिए क्या ना ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जब हम कुछ ना कुछ खाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम भोजन का सेवन करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जब एनर्जी होगी तभी जाके हम कार्य करेंगे, एनर्जी नहीं होगी तो कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो जो किसी जीव द्वारा वृद्धि कार्य या मरम्मत या जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है भोजन। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, भोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम मुख्य अवयव की बात करें, जो इम्पोर्टेंट अवयव जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, मिनरल साल्ट्स होता है, विटामिन्स होते हैं। और अगर हम वाटर की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वाटर का होता है। ठीक है, मोटा चारा, अगर हम मोटे चारे की बात करें, ठीक है, रफेज की बात करें, तो ये भी इसमें काफ़ी रोल होता है इनके, ठीक है, भोजन में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कंटिन्यू करते हैं इसे। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ठीक है, कीटोन्स की अगर हम बात करें तो ये चीज़ क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके। ठीक है, जो आपके किससे बने होते हैं, सी एच ओ मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात होता है। अगर इनका रेशियो पेपर में पूछा जाता है तो इनका रेशियो होता है 1:2:1। ठीक है, ये अनुपात होता है इनका सी एच ओ का। ठीक है, अगर कभी भी पूछा जाए कि सी एच ओ का रेशियो कितना होता है तो आपने बताना है 1:2:1। ठीक है, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें कुछ रिलेटेड है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। अगर हमारे शरीर के भाग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो रोल होता है वो सिर्फ 1% भाग बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर करते रहेंगे। इससे पहले रब कर लेते हैं जल्दी से। जैसे इसमें है कि सर शर्करा के आधार पे या उनके आधार पे कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स की अगर हम बात करें, जिसमें रोल जो होता है शर्करा का वो सिर्फ एक अणु के होते हैं। ठीक है, एक शर्करा अणु के बने हुए होते हैं, कौन, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं ये सिर्फ एक शर्करा अणु के बने हुए होते हैं। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, तो ग्लूकोज का भी आपका क्या होता है, एक शर्करा अणु से बना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज भी आपका किससे बना होता है, एक शर्करा अणु से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑलिगोसेकेराइड्स। ऑलिगोसेकेराइड्स भी इसी यहाँ पर एक शर्करा अणु से बने हुए होते हैं, और यहाँ पर जो होगा या तो 2 से होंगे या 2 से अधिक या 10 भी बोल सकते हैं, 10 मोनोसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो 10 मोनोसेकेराइड्स इकाइयों के बहुलक होते हैं, कौन, ऑलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, और अगर हम बात करें थर्ड है आपका पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स जो होता है आपका वो मोनोसेकेराइड्स के इकाइयों से ही जुड़ने से बनते हैं। जैसे अगर हम सेलुलोज की बात करें या स्टार्च की बात करें या
स्टार्च की बात करें या ग्लाइकोजन की बात करें, काइटिन की बात करें, ये सब चीज़ें हमें क्या होती हैं, पॉलीसेकेराइड्स होती है। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्जियों या फलों की बात करें, जैसे आलू होता है आपका, फल होते हैं या अनाज होते हैं, रोटी दूध वगैरह होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के ही स्रोत होते हैं। ठीक है, किसके स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, कौन, आलू हुआ, फल हुआ, अनाज हुआ, शर्करा, रोटी, दूध वगैरह, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम वसा की, फ़ैट की बात करें अगर फैट्स की। ठीक है, तो फैट क्या होता है, ओलिया होता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें, जैसे ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है या फैटी एसिड से बना हुआ होता है वसा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कार्बन CHO की, अगर हम बात करिए अभी हमने, तो CHO जैसे इसी चीज़ से क्या मिल के बनता है, वसा भी मिल के बनता है। ठीक है, CHO का बना हुआ होता है ये भी। ठीक है, और जैसे अगर हम बात करें किसी, जैसे लाइपेंस होते हैं या एंजाइम्स का, छोटी आंत में जो होता है लाइपेंस, लाइपेस एंजाइम जो होता है, बात करें जैसे हम लाइपेस, थोड़ा क्लियर नहीं लिखा जा रहा है इससे। ठीक है, लाइपेस एंजाइम की अगर हम बात करें, जो कि हमारी छोटी आंत में मौजूद होता है, तो ये क्या करता है, वसा का क्या कर लेता है, मतलब हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो वो चीज़ ये यहाँ पे करता है। ठीक है, इसका रोल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो वसा का जल अपघटन करना है तो लाइपेस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें घी की बात करें, ठीक है, ओलिया चीज़ जैसे घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन, ये सब क्या होते हैं, वनस्पति तेल वसा के ही मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, वसा की अगर बात आती है तो ओलिया चीज़ जैसे घी हुआ, मक्खन हुआ, बादाम हुआ, पनीर, अंडा, मांस वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें, यहाँ पे लिखा भी है और मैंने हाईलाइटर भी किया है इसको। ठीक है, हाईलाइट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का अगर मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में तो उससे क्या हो जाता है, हृदय रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से। ये भी आपको पॉइंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, इसी तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, एक ही टाइम में क्रैक कर लोगे ये यूटेट का पेपर जो है। ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको समझोगे फैक्ट वाइज। ठीक, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसमें लिखा है कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 37 किलो जूल या 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, अगर हम 1 ग्राम वसा की अगर हम बात करें, सिर्फ 1 ग्राम की, 1 ग्राम की वसा के ऑक्सीकरण द्वारा क्या होता है, इसके ऑक्सीकरण द्वारा 37 किलो जूल, ठीक है, या 5.65 किलो कैलोरी। ठीक है, ये अगर हम किलो कैलोरी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं इसको तो 5.65, और अगर किलो जूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 37 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है सिर्फ 1 ग्राम वसा से। अब सोच लीजिए कि अगर हम इतना एनर्जी लेते हैं, वो अकॉर्डिंग होता है वेटेज और शरीर जैसे कैसा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही इसका सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये रोल है भाई किसका, वसा का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन की। अगर हम बात करें तो प्रोटीन की जो मतलब जो शब्द है, प्रोटीन शब्द जो आपका दिया है वो आपका वर्जिलेस ने दिया है। ठीक है, वर्जिलेस की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रोटीन शब्द की, मतलब प्रोटीन शब्द को दिया है, प्रोटीन जो शब्द है, ठीक है, प्रोटीन शब्द आपका दिया है वर्जिलियस ने। ठीक है, ये है आपका प्रोटीन की खोज, मतलब प्रोटीन का जो शब्द दिया है, प्रोटीन शब्द जो दिया है, आप गलत मत करना है इसको। ठीक है, प्रोटीन जो शब्द दिया है वो आपका वर्जिलियस ने दिया है। ठीक है, जैसे प्रोटीन के स्रोत की अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें, जैसे आपको वही आ जाता है, दूध, मच्छी, अंडा, दालें, पत्तियाँ, हरी सब्जियाँ, दूध, फल, सोयाबीन, पनीर, दही, सब ये सब क्या है, प्रोटीन ही है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो पूछा भी गया है पेपर में, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इसमें यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये पॉइंट मार के जो लिखा है, हाईलाइट भी किया है कि प्रोटीन की कमी से, अगर प्रोटीन की कमी हो रही है बच्चों में, तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका क्वाशरकोर। क्या होता है, क्वाशरकोर, याद रखना है, क्वाशरकोर। ये तो हुआ आपका सिर्फ प्रोटीन की कमी से। ठीक है, अब प्रोटीन और कैलोरी, अब दो चीज़ आ रही है इसमें, प्रोटीन और साथ में कैलोरी की अगर इसकी कमी हो जाती है तो रोग होता है मेरेमस। कौन सा,
मेरेस्मस, ठीक है, मेरेस्मस रोग हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर प्रोटीन की कमी दिया होगा तो क्वासरकोर, और अगर प्रोटीन प्लस कैलोरी दिया होगा तो मेरेमस, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी और ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको इसका PDF फाइल में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं आप उसको। चलो तो इसको रब कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बात करें कुछ आवश्यक प्रोटीन, सम इम्पोर्टेंट्स या सम एसेंशियल प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, हार्मोन की बात करते हैं, मतलब किसका रोल क्या होता है। जैसे एंजाइम, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजाइम, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि एंजाइम्स का जो रोल होता है, मतलब जो काम होता है वो क्या होता है, जैव उत्प्रेरक और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होता है, ठीक है। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये शरीर की क्रियाओं का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। अब परिवहन प्रोटीन हुआ, संरचनात्मक प्रोटीन हुआ, रक्षात्मक प्रोटीन हुआ, संकुचन प्रोटीन हुआ। तो रक्षात्मक नाम से ही पता चल रहा है, तो वो क्या करता है, संक्रमण मतलब किसी बीमारी वगैरह से रक्षा करने में सहायक होता है, कौन, रक्षात्मक प्रोटीन। और संरचनात्मक प्रोटीन आपका कोशिका और ऊतक का निर्माण करता है, कौन, संरचनात्मक। नाम से संरचना जब बनती है तो मतलब वही है कि कोशिका या तो ऊतक का निर्माण करती है। और संकुचन प्रोटीन जो होता है यह क्या करता है, पेशी संकुचन या चलन उत्तरदायी होता है। जैसे मायोसिन हुआ, एक्टिन हुआ, ये आदि इसके क्या एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और परिवहन, नाम से ही पता चल रहा है, परिवहन मतलब इधर उधर मतलब यात्रा करना, या फिर परिवहन, एक इस काम को यहाँ से यहाँ ले जाना, या इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देना। तो ये एक क्या है, परिवहन टाइप का ही है। जैसे हीमोग्लोबिन का क्या करता है, जो खून है तो उसको क्या करता है, हमारा जो ब्लड है उसको विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे ब्लड को इधर उधर दूसरी मतलब हर सेल्स में पहुँचाना, ये काम होता है किसका, मतलब हीमोग्लोबिन। यही है कि मतलब परिवहन प्रोटीन जो है वो ये काम करता है, ठीक है। तो ये रोल रहता है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा कुछ आवश्यक प्रोटीन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, मिनरल सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम, इसको जूम आउट कर लेते हैं पहले। बात करें खनिज लवण की, किसकी, खनिज लवण की, एक मिनट। खनिज लवण की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं खनिज लवण, वो आपके धातु मेटल से होते हैं, नॉन मेटल से होते हैं, और साथ ही साथ सॉल्ट के भी होते हैं। तो ये इन सब से क्या मिलके बनता है, खनिज लवण बनता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर का लगभग कितना परसेंट होता है, 6.1% भाग बनाते हैं ये खनिज लवण, ठीक है। इसमें किसका होता है, मेटल का होता है, नॉन मेटल का होता है, और आपका सॉल्ट का होता है, ठीक। तो ये सब क्या होता है, खनिज लवण कहलाते हैं हमारे। और जैसे खनिज लवण में आपके जैसे शरीर के ऊतक के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ आ जाता है, एंजाइम्स आ जाते हैं, विटामिन के आवश्यक अंग हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, खनिज लवण है, ठीक है। खनिज लवण को वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। एक हो गया दीर्घ तत्व, एक हो गया अल्प तत्व, मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स। तो मेजर एलिमेंट्स में जैसे जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उनमें मतलब बॉडी को उतना नीड है, बॉडी को उतना चाहिए। तो जब बॉडी को उतना चाहिए तो ये आपका किस में आ जाएगा, मेजर एलिमेंट्स। और माइनर एलिमेंट्स में जिस तत्व की या जिस एलिमेंट्स की शरीर को बहुत कम आवश्यकता है या मीडियम रूप से आवश्यकता है उसकी, तो वह है आपका अल्प या माइनर एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ आवश्यक मिनरल्स हैं हमारे पास। जैसे दीर्घ तत्व की अगर हम बात करें, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं पहले फिर समझते हैं इसको, ठीक है। होपफुली आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। कैल्शियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, अरे एक मिनट, हाँ, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में जैसे हम 90 मिलीग्राम, हमें बॉडी को ज़रूरत है कितनी, 90 मिलीग्राम। अब ये मतलब अकॉर्डिंग टू एडल्ट होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग होता है ये कि कितनी नीड है उसमें, कितना किसको चाहिए, ठीक है। बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, बुढ़ों के लिए अलग होता है। तो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो 900 मिलीग्राम ज़रूरत होती है किसकी,
हमें कैल्शियम की। और कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इम्पोर्टेंस है इसकी, वो दांतों और हड्डियों की रचना या रुधिर, मतलब जो मतलब हमारे माउथ से ये खून निकलता है, ठीक है, उस तरीके की मतलब काम करता है ये, और इसको ठीक करता है दांत और हड्डियों के लिए, जैसे ठीक। तो जैसा कभी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है तो कैल्शियम का ही वहाँ पर रोल होता है, ठीक है। कैल्शियम की दवाई दी जाती है, लो जी कैल्शियम की दवाई खाओ, तो उससे क्या होता है, ठीक होता है। तो 900 मिलीग्राम जैसे हम क्या कर सकते हैं कैल्शियम के लिए, जैसे हम कैल्शियम के लिए दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर का कर सकते हैं, हरी सब्जियाँ जैसे अनाज वगैरह, तो ये सब क्या है, कैल्शियम का है, ठीक है। कैल्शियम की अगर मात्रा पूरी करनी है 900 मिलीग्राम, तो इन सभी आहार से हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी फास्फोरस की है, तो फास्फोरस का भी सेम रोल है, 900 मिलीग्राम। जैसे हम दूध वगैरह पी सकते हैं, मांस, अनाज, ये सब आपका फास्फोरस का रोल है। और फास्फोरस जो होता है वो क्या करता है, दांतों और हड्डियों की रचना करता है, जैसे अम्ल व क्षार में संतुलन करना, ठीक है। मतलब अम्ल में भी, एसिड में और बेस में क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। और एटीपी और डीएनए आरएनए आदि के घटक भी होते हैं ये कुछ, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीएनए डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए होता है आपका राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो मतलब ये सब है एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि के घटक कहलाते हैं। इसमें भी इसका रोल है कि दांत और हड्डियां क्या करता है, दुर्बल होती हैं, ठीक है। जैसे मतलब इसमें कमी दिख जाती है अगर हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी है अगर, तो इससे हमें जो शरीर के प्रभाव दिखेंगे, कमी जो प्रभाव दिखते हैं, जैसे दांतों हड्डियां क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। शरीर की वृद्धि एवं कार्य की जो कुंठित होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। ये सब चीज़ें फास्फोरस की कमी से होता है, हमें दिखने लग जाता है। ऐसी कुछ एलिमेंट्स है, मेजर एलिमेंट्स, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अब माइनर एलिमेंट्स की जैसे हम बात करें कि जिंक, लोहा, फ्लोरीन, तो इसमें क्या है, माइनर में 15 ग्राम, 12 ग्राम, 2.5 ग्राम, तो ये सब क्या है, कम है बहुत, और कम है तो ये आपके माइनर एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो किसका क्या रोल है, तो ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें विटामिन्स की अगर हम बात करें, ये आपका वही चल रहा है, ठीक है। माइनर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वही चल रहा है। अब हम जो मेन टॉपिक है आपका विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन शब्द जो है आपका, या विटामिन्स की जो खोज करी है वो केसिमर फुंक ने करी है, ठीक है। केसिमिर फुंक ने करी है, ठीक है, विटामिन की खोज, ठीक है। तो इन्होंने प्रतिपादित किया है इसको, ठीक है। जैसे विटामिन शब्द है आपका, विटामिन में अभी हमने पीछे बात करी थी वैसे, ठीक है। तो जैसे विटामिन्स के जो हमारे स्रोत हैं या कार्य हैं, उनकी कमी जो है, विटामिन्स वैसे आपका हो गया विटामिन ए। जैसे हम बात करें, पहले इसको रफ कर लेते हैं। विटामिन्स ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ठीक है। ये आपके विटामिन्स हैं। अब विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई, के, इनके तो आपको सबसे पहले रासायनिक केमिकल जो नेम होते हैं वो आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, यूटेट के एग्ज़ाम में, फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, या आप इसको याद रख सकते हैं कि रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, ठीक है। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर हम ए की बात करें तो ए मतलब रा से आता है आपका रेटिनॉल, क्या आता है, रेटिनॉल, ठीक है। बी से आता है आपका थायमीन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, थायमीन। बी से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थायमीन। एक मिनट रफ कर लेते हैं पहले इसको, इससे आ जाएगा आपका थायमीन, ठीक है। पर की अगर हम बात करें, एक टॉफ़ी पूरा लिख लेते हैं पहले। पर की अगर हम बात करें तो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको आपने इग्नोर करना है। या रथ एक टॉफ़ी तो गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को पूरा अच्छे तरीके से याद रखने के लिए तो रथ पर एक टॉफ़ी, इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सी की। अब बी तक तो थायमीन हो गया, सी की बात करें तो सी होता है एस्कॉर्बिक, क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और अगर हम डी की बात करें तो डी होता है आपका कैल्सीफिरोल। किस नाम से याद रखोगे आप इसको, कैल्सीफिरोल। बात करें
टा की, तो टा से आता है टोकोफिरोल। क्या आता है? टोकोफिरोल। और जो का सबसे लास्ट में जो आपका फी बचा है तो इसका होता है फिनोक्विनोन। ठीक है, फिनोक्विनोन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6, ये 6 रासायनिक नाम आपको सिर्फ इस सेंटेंस से आप इसको याद रख सकते हैं कि रथ पर एक टॉफी। क्या है? रथ पर एक टॉफी। रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, पर कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ए से एस्कॉर्बिक हो जाएगा सी का, और डी का आपका कैल्सिफेरॉल हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका टोकोफिरोल ई के लिए, और के लिए हो जाएगा आपका फिनोक्विनोन। ठीक है, तो बी के भी जो हैं वो 12 पार्ट्स हैं इस तरीके से, तो बी के लिए भी अलग इतना डीप नहीं आता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है जो इसके रासायनिक नाम है। ठीक है, कौन सी उससे क्या कमी होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले से जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। तो इसको रब करते हैं पहले जल्दी से। चलो यहाँ का तो हो गया, नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं, नेक्स्ट पेज का देखते हैं। ठीक है, अब जो मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट हैं, वो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछे गए थे कि जो विटामिन डी होता है आपका, विटामिन डी की बात करें या हम के की बात कर सकते हैं, तो ये ऐसे विटामिन से हैं जो कि क्या करते हैं, किसी चीज़ का संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में ही विटामिन डी और के का संश्लेषण कर सकता है। जैसे आप बात कर सकते हैं सन की बात करें, अगर हम धूप की बात करें तो ये विटामिन डी आपका ले सकता है। ठीक है, विटामिन डी की जो कमी होती है वो हम क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। बाकी की अगर हम बात करें विटामिन जो बाह्य स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम कुछ अंडा वगैरह, या मतलब अभी हमने बात करी थी ना, कैल्शियम की बात करी थी, तो उसकी आपूर्ति अगर हो रही है शरीर में या कमी हो रही है तो किस तरीके से हम किस चीज़ का सेवन कर सकते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। पर विटामिन डी और के जो है ये हमारे शरीर में ही क्या करते हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, संश्लेषण कर सकता है इस चीज़ का। ठीक है, और बाकी की चीज़ें आपको बाह्य स्रोत से ही प्राप्त करनी होती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें कि मतलब जो आपका वसा होता है, तो वसा आपका क्या होता है, वसा में जो घुलनशील होते हैं और जल में जो घुलनशील होते हैं, इस तरीके से क्या करा है, विटामिन को भी 2 श्रेणियों में ही विभक्त किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो है आपका, जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर की बात करें, जल, तो जल आपको पता है कि 60-70 मतलब शरीर में हमारे जो वाटर होता है वो मानव शरीर का 60-75% भाग ही बनाता है। जैसे ठीक है, जैसे पसीने और वाष्पन द्वारा क्या होता है, शरीर का ताप नियंत्रित करता है। कभी हमें पसीना होता है या वाष्पन होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, जैसे जल की कमी से क्या हो जाता है, अगर जैसे हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, आपने पता होगा आपको ये चीज़ें। ठीक है, तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो आपको क्या शरीर में कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम रफेज की बात करें, मतलब मोटा चारे की अगर हम बात करें तो ये भी देख लेते हैं, मोटा चारा रफेज, यह क्या कुछ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाला तंतुमय पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा पदार्थ होता है, तंतुमय पदार्थ होता है या फीवरस मटेरियल होता है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता है क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते। मोटा चारा होगा तो इसका हम पाचन नहीं कर पाते हैं, ये जानवर ही लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो यह कब्ज़ को रोकने के लिए क्या करता है, कब्ज़ को रोकने के हेतु अधिक मात्रा में भोजन लिया जाता है, या कब्ज़ को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसका मुख्य स्रोत होता है सलाद हुआ, अनाजों की बाह्य परत होती है, सब्जियां हुई, आपकी दलिया हुई, तो यही चीज़ें क्या करती हैं, मोटा चारा होती हैं। तो ये कब्ज़ को रोकने के लिए अधिक मात्रा में भोजन लिया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, बैलेंस आहार की बात करें तो बैलेंस आहार ज़रूरी होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा शरीर जो है मैं तंदुरुस्त रहूं, फिट रहूं, तो उसके लिए आपको क्या होता है, आपको संतुलित आहार जो है वो मतलब बैलेंस अगर रखना है डाइट, तो उसके लिए आपको मतलब जैसे अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको इस तरीके से इतना आहार ग्रहण करना चाहिए। जो बड़े बच्चे होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनको इस तरीके से, जो हमसे भी बड़े होते हैं, जैसे बुढ़े की अगर हम बात करें, बुजुर्ग जो अवस्था होती है उनमें भी ये चीज़ें उनको सेवन करनी चाहिए कि कितना ग्राम हम खाएं, कितने डेली कितना कैलोरी हम लें एनर्जी। ठीक है, कितना हम उसको यूज़ करें। ठीक है,
तो यही सब है। अगर 10 से 12 वर्ष के हैं तो आपको प्रतिदिन आपका 2000 कैलोरी होना चाहिए। 12 से 14 वर्ष है तो 2200 कैलोरी, 14 से 16 है या 18 है या 2600, और 15 से 18 तो 3000 कैलोरी, और वयस्क एडल्ट है अगर कोई तो 2500 से 4000 तक, और 65 से 75 अगर बुजुर्ग है कोई तो वो 2300 आप क्या कर सकते हैं, कैलोरी प्रतिदिन में ले सकते हैं। ठीक है, अब बता दी है बात कि कैलोरी किस तरीके से आप ले सकते हैं, कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, विटामिन कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये है आपका बैलेंस डाइट जो है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है कि एक सामान्य संतुलित भोजन में एक वयस्क के लिए प्रतिदिन निम्न खाद्य पदार्थों का अनुपात और परिणाम दिए गए रूप में देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से है कि अगर चावल वगैरह खाते हैं तो इतना ग्राम खाना चाहिए, दाल खाते हैं तो 100 ग्राम। वैसे ऐसा तो कोई करता नहीं है, ठीक है, बट करना चाहिए। अगर आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो इस तरीके से आप अपनी डाइट ले सकते हैं। तेल और घी का सेवन कितना करना है, मतलब किसी चीज़ की बीमारी भी नहीं होगी उसको। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा फूड का। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं या क्वेश्चंस बनते हैं तो वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका। ठीक है, और कुछ और बात कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, जैसे आपका यूटेट 2 पार्ट में है, फर्स्ट पेपर, ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड पेपर। ठीक है, तो ये भी आपका 150 का होने वाला है और ये भी आपका 150 का होने वाला है। इस फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो है जुड़ जाता है, इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो आपका 30 मार्क्स का ईच पेपर जो होते हैं आपके 5 होते हैं ना। पैडागोजी होता है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और मैथ्स होती है, इन्वायरमेंट होती है। तो ये सब इक्वल जो 5 सब्जेक्ट है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 150 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में अगर हम बात करें तो बीएड में जो आपके जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं आप, अगर मैथ्स चूज़ करिए तो उसमें आपको साइंस मिलती है, और अगर आपने जैसे सोशल स्टडीज़ वगैरह ली हैं तो उसमें आपको अलग सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश वगैरह। तो इस तरीके से आपको संस्कृत वगैरह जो भी सब्जेक्ट है तो वो आप देख सकते हैं बीएड में आपने कौन सी सब्जेक्ट रखी थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही। अब मैथ्स और साइंस की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स और साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 नंबर का ये बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेपर 2 वालों के लिए ही है, पेपर फर्स्ट वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और मैथ्स का जो सेशन है वो हम जल्द कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका मैथ्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, मैथ्स का भी हम इस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से, तो जल्दी से आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल।